हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का हमारा इतिहास, जो कि यूपी गवर्नमेंट के स्कूल में बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो या सुपर टेट हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। कौन सा है हमारा इतिहास का पहला चैप्टर? लर्नर्स, अगर आप सीटेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स के पर जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट्स, batch courses, and mentorship and guidance, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions and answer writing sessions, live test series, and study material PDF format। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने पर मिलते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। इसके अलावा आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप, जो कि लाइव होगा 29 नवंबर 2020 को, और इसका जो टाइम होगा वो होगा 6 PM और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का। और अगर आप इस टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जीतने का मौका मिल सकता है अमेज़ॉन के वाउचर्स, जिसमें अगर आपकी रैंक 1 आती है तो 5000 के अमेज़ॉन वाउचर प्राप्त करेंगे। अगर रैंक 2 से 5 तक आती है तो 1000 के अमेज़ॉन वाउचर, और 6 से 10 तक रैंक आती है तो 500 का अमेज़ॉन वाउचर आपको रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा सीटेट मैशअप प्रैक्टिस सीरीज़ बाय हिमांशी सिंह भी आपको अनअकैडमी पर मिलता है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सॉल्व होंगे, और ये सब चीज़ें आपको सीटेट 2021 के पहले करवाई जाएंगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस का कोर्स है, जो कि सौरभ शर्मा के द्वारा है। इसमें भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी सॉल्व फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। देन यूपी टीजीटी पीजीटी का स्पेशल मैथमेटिक्स कोर्स है, जो कि बाय कमलदीप सिंह के द्वारा है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के का जो टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टेट का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के ये सब्सक्रिप्शन हैं, और सभी के अलग अलग प्राइस हैं। तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेकर अनअकैडमी प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठाएं, और इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। फर्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ चुके हैं। पहला जो चैप्टर है वो है इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, और उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोग ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है, और इसी समय मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला, और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। तो आप देख सकते हैं हिजरी संवत कब से स्टार्ट हुआ? 622 ईस्वी से। ध्यान रखें, इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व।
अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। तो आप देख सकते हैं ये मक्का का जगह काबा है। यहाँ पर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं दी हुई हैं। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व जो था स्थापित हो गया। इसके बाद भारत में इस्लाम धर्म की भी शुरुआत हो गई। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा 636 ईस्वी में थाना पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ और इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए थे। इससे पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। ये आप ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर, गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इस तरह से भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले करने लगे और इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। सन 1190 के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था और इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। सन 1100 से 1500 के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए और जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन भक्त संतों की तरह मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। तो ये तीनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं कहाँ कहाँ के ये संत थे। इसके बाद मिलने जुलने के फ़ायदे हुए। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कागज़ बनाना, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, चरखे से सूत काटना, ये सब चीज़ें सीखी गई एक दूसरे से। ज्योतिष, गणित, खान पान, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, ये सभी एक दूसरे से सीखा गया। तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति, उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी संख्या इस तरह से लिखी जाती है और अरबी संख्या इस तरह से लिखी जाती है। फिर अब जो इम्पॉर्टेंट है महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो ये पढ़ लेते हैं। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा जो हमला हुआ था तब गजनी राज्य के महमूद गजनबी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफ़गानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनबी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में उसने सन 1000 से 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। तो कितनी बार आक्रमण किया है ये भी आप ध्यान रखें, 17 बार। कब से कब तक? 1000 से 1025 तक। उसने कई राजाओं को हराकर धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत सारा धन था। इसी पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1025 में कब हुआ ये हमला? सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर
सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बैरावाल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का जो निर्माण है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि आधुनिक मंदिर का जो निर्माण है वो किसके प्रयासों से हुआ है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये जो 2 लाइन है इनको आप ध्यान रखें। अल बरूनी की दृष्टि में भारत। तो अल बरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में भारत की जो संस्कृति है, सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी दी है। अल बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था और इनका जो मूल नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इनका जन्म 973 में खीवा में हुआ। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, रीति रिवाज और तौर तरीके आदि पर विस्तृत से जानकारी दी। इसके मुख्य अंश आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1174 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कहाँ किया, तो मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया था कि मोहम्मद गौरी। फिर इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चेहान यानी कि चहामान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी और योग्य सेना नायक थे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया, जिनमें चंदेल शासक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परमादिदेव भी थे। परमादिदेव के आला उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों में ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। आला उदल। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच भी संघर्ष हुआ है, जिसे हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। ये कब हुआ? 1191 में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। वह जान बचाकर भागा। इसके बाद मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। फिर अगले साल यानी कि 1192 में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदाबर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयान, बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय यानी कि 1206 तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। फिर तुर्कों की जीत के कारण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, फुर्तीले घुड़सवार का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना होना। तो ये सभी ऐसे कारण थे जिनसे राजपूत की हार व तुर्कों की जीत होती थी।
तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। चैप्टर एंड हो चुका है, तो हमने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है जो कि है सही मिलान कीजिए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। सिंध पर आक्रमण 712 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में और हिजरी संवत का प्रारंभ 622 में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक रिक्त स्थान है जिसमें तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो अल बरूनी है वो तहकीक हिंद के लेखक हैं। तराइन का जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसके अलावा मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया है। मोहम्मद गौरी को गुजरात के चालुक्य वंश के राजा